अगर आप किसी पूरे शहर को पैरालाइज करना चाहते हैं ना, तो आपको उसकी चौड़ी सड़कें ब्लॉक करने की या बिजली काटने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। बस उस शहर के नीचे छिपे उस अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम को सिर्फ 24 घंटे के लिए रोक दीजिए। बिल्कुल। आप पूरा शहर अपने ही वेस्ट में डूब जाएगा और भयंकर महामारियां फैलने लगेंगी। सही बात है। ये एक ऐसा साइलेंट सिस्टम है जो जमीन के नीचे 24 घंटे काम करता है। जब तक ये सही से चल रहा है कोई उसके बारे में बात भी नहीं करता। हाँ, लेकिन एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक, मतलब एक पाइप का गलत ग्रेडियंट, और पूरा शहर रुक सकता है। एक सिविल इंजीनियर के तौर पर पूरे समाज को इस तबाही से बचाने की जिम्मेदारी इसी अदृश्य नेटवर्क के डिजाइन पर टिकी होती है। एकदम सही कह रही हैं आप, और यहीं पर हमारी असल भूमिका आती है। बिल्कुल। और सिविल इंजीनियरिंग के छात्रों, खास तौर पे जो हमारे जेईई एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का ये हिस्सा हमेशा थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। हाँ, वो इतने सारे फॉर्मूले और डेटा देख के घबरा जाते हैं। सही कहा। इतने सारे फॉर्मूले, डेटा, वेलोसिटी लिमिट्स और फ्लो पैरामीटर्स को याद रखना अक्सर एक बुरा सपना लगता है। लेकिन आज हम इसे सिर्फ रटेंगे नहीं, बल्कि इसके पीछे की असली इंजीनियरिंग को समझेंगे। हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल इंजीनियर रॉकी। आज हम शुरू करने वाले हैं एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, पब्लिक सैनिटेशन एंड क्वांटिटी ऑफ सूएज। इस सेशन की कंप्लीट पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप सीरियस हो अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, इस सेशन को एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पेज 1 से इस पूरे विषय की नींव को समझते हैं। सैनिटरी इंजीनियरिंग असल में है क्या? हाँ, बेसिक से शुरू करते हैं। बिल्कुल। ये पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की वो ब्रांच है जो पूरी तरह से वेस्ट के कलेक्शन, कन्वेंस, ट्रीटमेंट और सेफ डिस्पोजल से डील करती है। मतलब इसमें हर तरह का वेस्ट आ गया। हाँ, इसमें हर तरह का वेस्ट शामिल है, चाहे वो गार्बेज हो, सलेज हो या फिर सीवेज हो। हमारा मुख्य लक्ष्य कम्युनिटी की हेल्थ को सुरक्षित रखना है। तो इसी कड़ी में पेज 2 पर सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण टर्म आता है सैनिटरी सीवेज। एग्जैक्टली। अगर हम इसे एक फॉर्मूले के रूप में देखें तो सैनिटरी सीवेज इज इक्वल टू डोमेस्टिक सीवेज प्लस इंडस्ट्रियल सीवेज। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे अपनी नोटबुक में अभी हाईलाइट कर लीजिए। ये वो कंबाइंड लिक्विड वेस्ट है जो घरों के यूरिनल्स, वाटर क्लोजेट्स और फैक्ट्रियों या बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट से बाहर आता है। बिल्कुल। अब देखिए पेज 3 पर आते हैं। यहीं पर स्टूडेंट्स अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। सीवेज के अंदर 2 ऐसे टर्म्स हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका मतलब जमीन आसमान का अलग है। सुलेज और स्लज। ओह हाँ, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो पहले सुलेज को समझते हैं। सुलेज एक लिक्विड वेस्ट है, लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा यानी मानव मल नहीं होता। अच्छा, मतलब ये टॉयलेट का पानी नहीं है। एकदम सही। ये आपके किचन सिंक, बाथरूम के शावर, वॉश बेसिन या फर्श धोने के बाद निकलने वाला पानी है। इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्टिविटीज होती हैं और इसकी डेंसिटी 700 से 900 kgm³ के बीच होती है। तो इसका मतलब हम सुलेज को इस सिंपल फॉर्मूला से भी डिफाइन कर सकते हैं। सुलेज इज इक्वल टू डोमेस्टिक सीवेज माइनस टॉयलेट वेस्ट। बिल्कुल, ये बहुत ही सटीक फॉर्मूला है। ये एईजे एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। तो क्या हम इसे आसान भाषा में समझने के लिए सुलेज को ग्रे वाटर और स्लज को सॉलिड बॉटम वेस्ट कह सकते हैं? अरे वाह, ये बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। जी हाँ, सलज आपका ग्रे वाटर है जो थोड़ा कम खतरनाक होता है, और स्लज? और दूसरी तरफ स्लज वो भारी गाढ़ा वेस्ट है जो किसी बड़े सेटलिंग टैंक में नीचे बैठ जाता है, मतलब सेटल डाउन हो जाता है। इसका अक्यूमुलेशन रेट 25 लीटर्स पर पर्सन पर ईयर होता है। ये पूरी तरह से सेटल्ड सॉलिड ऑर्गेनिक वेस्ट है जिसे ट्रीट करना सबसे मुश्किल होता है। तो हमने लिक्विड्स यानी सलज और भारी सॉलिड्स यानी स्लज को अलग कर लिया। लेकिन पेज 4 पर अगर देखें तो उस सूखे कचरे का क्या जो हम रोज फेंकते हैं, जैसे रद्दी कागज, प्लास्टिक या कांच? हाँ, यहाँ एंट्री होती है गार्बेज की। गार्बेज यानी ड्राई वेस्ट। बिल्कुल। और एग्जाम्स के लिए सबसे बड़ा टेक अवे यह है कि गार्बेज कभी भी सीवेज में मिक्स नहीं होना चाहिए। मतलब ये सीवर लाइंस में नहीं जाना चाहिए? सैद्धांतिक रूप से बिल्कुल नहीं।
अगर हम पूरे सीवेज के कॉम्पोजिशन का एक फ्लो चार्ट देखें तो एक बहुत ही हैरान करने वाला डेटा सामने आता है। क्या डेटा है वो? पूरे सीवेज में 99.9% हिस्सा सिर्फ लिक्विड यानी पानी होता है। केवल 0.1% हिस्सा सॉलिड होता है। वेट रियली? सिर्फ 0.1% सॉलिड? हाँ, और उस 0.1% सॉलिड को भी अगर हम बांटें तो उसमें 55% इनऑर्गेनिक सॉलिड होता है, जैसे रेत या मिट्टी, और 45% ऑर्गेनिक सॉलिड होता है, जिसमें बैक्टीरिया पनपते हैं। ये सच में हैरान करने वाला है। जरा सोचिए, अगर 1000 लीटर सीवेज है तो उसमें 999 लीटर सिर्फ गंदा पानी है। बिल्कुल। केवल 1 लीटर सॉलिड वेस्ट है। फिर भी म्यूनिसिपैलिटी इस सीवेज को ट्रीट करने के लिए करोड़ों रुपए के ट्रीटमेंट प्लांट लगाती है। ये 0.1% सॉलिड इतनी बड़ी समस्या क्यों है? क्योंकि वो 0.1% हिस्सा हाईली टॉक्सिक और बायोलॉजिकली एक्टिव होता है। अगर उसे बिना ट्रीट किए नदी में छोड़ दिया जाए तो वो पूरे पानी का ऑक्सीजन सोख लेगा और जलीय जीवन को खत्म कर देगा। एकदम सही। इंजीनियरिंग इसी 0.1% को न्यूट्रलाइज करने का विज्ञान है। अब अगर हम पेज 5 पर सीवेज पैरामीटर्स की बात करें तो डोमेस्टिक एक्टिविटी से जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पैदा होता है वो 500 से 750 kgm क्यूब होता है। ओके, ये डेटा याद रखना है। और किसी भी शहर के डिजाइन पर्पस के लिए हम ये मानकर चलते हैं कि वाटर सप्लाई का 75 से 80% हिस्सा सीवेज डिस्चार्ज के रूप में सीवर में वापस आ जाएगा। इस पॉइंट को इग्नोर मत करना। डिजाइन में वाटर सप्लाई का 75-80% रिटर्न वाला डेटा सीधा एमसीक्यू में आता है। हाँ, बच्चे इसे अक्सर भूल जाते हैं। तो बाकी 20-25% पानी कहाँ जाता है? वो इवेपोरेशन, गार्डनिंग या लीकेज में खर्च हो जाता है। अब यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, द केमिकल शिफ्ट। ओह, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। फ्रेश सीवेज हमेशा स्लाइटली एल्कलाइन यानी क्षारीय होता है, लेकिन जैसे जैसे वो पुराना होता है, मतलब स्टेल सीवेज बनता है, वो एसिडिक यानी अम्लीय हो जाता है। ये कैसे और क्यों होता है? देखिए, इसे ताजे दूध की तरह समझिए। जब दूध ताज़ा होता है तो वो ठीक रहता है, लेकिन अगर आप उसे रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें तो क्या होता है? वो खट्टा हो जाता है। बिल्कुल, बैक्टीरिया उस पर काम करने लगते हैं, वो फर्मेंट होता है और एसिडिक हो जाता है। सीवेज के साथ भी बिल्कुल यही बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। अच्छा, तो ट्रैवल टाइम का असर पड़ता है? हाँ, जब सीवेज मीलों लंबा सफर तय करता है तो ऑक्सीजन की कमी के कारण एनारोबिक बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं। वे ऑर्गेनिक मैटर को तोड़कर हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S गैस बनाते हैं, जो सड़े हुए अंडे जैसी महकती है। वही। ये गैस नमी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है और ये एसिडिक सीवेज कंक्रीट के पाइप्स को अंदर से खाने लगता है। इसे हम क्राउन कोरोजन कहते हैं। क्या बात है! मतलब हमें पाइप का मटेरियल चुनते वक्त इस केमिकल शिफ्ट का ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब पेज 6 पर बात करते हैं काइंड्स ऑफ सीवेज की। हाँ, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला डोमेस्टिक सीवेज, जो घरों के फ्लश सिस्टम और सिंक से आता है। दूसरा इंडस्ट्रियल सीवेज या ट्रेड एफ्लुएंट, जो फैक्ट्रियों में मशीनों को ठंडा करने या केमिकल प्रोसेस के बाद निकलता है। और तीसरा है स्टॉर्म वाटर, जो मूल रूप से बारिश का पानी है जो जमीन पर गिरकर बहता है। और यही स्टॉर्म वाटर डिजाइन के नजरिए से सबसे अनप्रिडिक्टेबल होता है ना? बिल्कुल, हम बारिश को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अब पेज 7 पर देखते हैं कि अगर हम स्टॉर्म वाटर की क्वांटिटी कैलकुलेट करना चाहें तो सबसे पहला और सबसे भरोसेमंद तरीका है द रैशनल फॉर्मूला। ये डिजाइन के लिए बहुत क्रिटिकल है। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू AIR अपॉन 360 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड। या फिर अगर हमें इसे क्यूबिक मीटर प्रति घंटे में निकालना हो तो Q इज इक्वल टू 10 AR। यहाँ इन टर्म्स को डिकोड करना जरूरी है। A है कैचमेंट एरिया, जो हेक्टेयर में होना चाहिए। I है मैक्सिमम रेनफॉल इंटेंसिटी, जो सेंटीमीटर प्रति घंटे में है। और R है रन ऑफ फैक्टर। रन ऑफ फैक्टर का मतलब है कि बारिश का कितना पानी बहकर नाले में आएगा। और ये सरफेस पे डिपेंड करता है। हाँ, मतलब अगर पक्की सड़क है तो पानी ज्यादा बहेगा, फैक्टर 0.9 तक जाएगा। और अगर कच्ची मिट्टी है तो पानी जमीन सोख लेगी, तो फैक्टर 0.3 तक गिर जाएगा। बिल्कुल सही समझाया आपने। लेकिन पेज 8 पर देखिए, रैशनल फॉर्मूले के अलावा हमारे पास कुछ एम्पिरिकल फॉर्मूलेज भी हैं जो अलग-अलग वैज्ञानिकों ने अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर बनाए हैं। अब ध्यान से समझिए, एग्जाम्स में आपको इन एम्पिरिकल फॉर्मूलाज के एक्सपोनेंट्स और फ्रैक्शंस कैलकुलेट करने को नहीं कहा जाएगा। हाँ, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता ना। इसलिए इन्हें सुनकर डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ 4 मेन फॉर्मूलाज हैं: मैकमैथ्स फॉर्मूला, फैनिंग्स फॉर्मूला, टैलबोट्स फॉर्मूला और फुलर्स फॉर्मूला।
एग्जैक्टली। एग्जाम्स में जो डायरेक्ट मैचिंग या एमसीक्यूज आते हैं वो इनके बीच के फर्क पर होते हैं। इन चारों में असली डिफरेंस क्या है? यही सबसे बड़ी ट्रिक है। अगर आप फैनिंग और टैल्बट के फॉर्मूले को देखें तो वे केवल कैचमेंट एरिया पर निर्भर करते हैं, जिसे m से डोनेट करते हैं स्क्वायर किलोमीटर में। ओके। लेकिन मैकमैथ का फॉर्मूला Q = 148.4 a SAS to the power 15 एरिया के साथ साथ S यानी जमीन के ग्रेडियंट या ढलान को भी कंसिडर करता है। एग्जामिनर आपको यहीं फंसाता है। वो कैसे? वो पूछेगा कि कौन सा फॉर्मूला कैचमेंट एरिया और ग्रेडियंट दोनों का इस्तेमाल करता है, तो उत्तर है मैथ्स फॉर्मूला। ये हुई ना एग्जाम हैक वाली बात। अब पेज 9 से हम अपनी इंजीनियरिंग को थोड़ा और गहराई में ले जाते हैं और बात करते हैं ड्राई वेदर फ्लो यानी DWF की। हाँ, ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। अगर हम सैनिटरी सीवेज में बारिश के पानी को शामिल ना करें तो जो नॉर्मल डेली फ्लो होता है उसे ड्राई वेदर फ्लो कहते हैं। और सबसे अहम बात, ये तापमान या मौसम से प्रभावित नहीं होता। बिल्कुल। इसे लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन में कैलकुलेट किया जाता है। अब इसके आधार पर सीवरेज सिस्टम की कैपेसिटी डिजाइन होती है। अच्छा, तो इसके मल्टीप्लायर्स क्या होते हैं? अगर आप एक सेपरेट सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं जहां बारिश का पानी अलग और सीवेज अलग बहता है, तो सीवर की कैपेसिटी होनी चाहिए रेनफॉल प्लस 3 से 6 गुना DWF। ओके। लेकिन अगर आप कंबाइंड सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं जहां दोनों एक ही पाइप में बहते हैं, तो कैपेसिटी होगी रेनफॉल प्लस सिर्फ 2 गुना DWF। एक मिनट, यहाँ एक डाउट आ सकता है बच्चों को। कंबाइंड सिस्टम में वैसे ही पानी ज्यादा होता है, फिर उसमें DWF का मल्टीप्लायर सिर्फ 2 क्यों है? हाँ, ये ट्रिकी लगता है सुनने में। जबकि सेपरेट सिस्टम में बारिश का पानी नहीं है, फिर भी DWF का मल्टीप्लायर 3 से 6 गुना क्यों रखा गया है? बहुत ही लॉजिकल सवाल है। देखिए, कंबाइंड सिस्टम का पाइप पहले ही बारिश के पानी को झेलने के लिए बहुत बड़ा बनाया जाता है। मतलब उसका डायामीटर ऑलरेडी काफी बड़ा है। हाँ, तो उसमें सीवेज का पीक फ्लो आसानी से समा जाता है। लेकिन सेपरेट सिस्टम का पाइप सिर्फ सीवेज के लिए होता है, जो साइज में छोटा होता है। अच्छा, तो जब स्पाइक आता है। एग्जैक्टली। जब सुबह के वक्त पूरा शहर एक साथ फ्लश इस्तेमाल करता है, तो अचानक फ्लो 3 से 6 गुना बढ़ जाता है। इस सडन स्पाइक को झेलने के लिए सेपरेट सिस्टम में मल्टीप्लायर बड़ा रखना पड़ता है। बहुत ही शानदार एक्सप्लेनेशन। और इसी स्पाइक को समझने के लिए पेज 10 पर हमारे पास फ्लो मल्टीप्लायर्स डैशबोर्ड है। यहाँ गुणांक दिए गए हैं। हाँ, ये वैल्यूज डायरेक्ट पूछी जाती हैं। मैक्सिमम आवरली फ्लो होता है 1.5 टाइम्स मैक्स डेली फ्लो या फिर 3 टाइम्स एवरेज डेली फ्लो। मैक्सिमम डेली फ्लो होता है 2 टाइम्स एवरेज डेली फ्लो। और अगर हम मिनिमम की बात करें तो मिनिमम डेली फ्लो होता है 23 टाइम्स एवरेज डेली फ्लो। और आखिर में मिनिमम आवरली फ्लो होता है 12 टाइम्स मिन डेली फ्लो या फिर 13 टाइम्स एवरेज डेली फ्लो। सुनिए इंजीनियर्स, यहाँ आपके मार्क्स कट सकते हैं अगर आपने ध्यान नहीं दिया। एग्जामिनर डेली और आवरली मल्टीप्लायर्स को मिक्स कर देता है। हाँ, वो ऑप्शंस ऐसे घुमा कर देते हैं। हमेशा याद रखिए कि आवरली फ्लो वो पीक स्पाइक है जो किसी खास घंटे में आता है, जैसे सुबह 8 बजे जब सब ऑफिस के लिए तैयार हो रहे होते हैं। इसलिए आवरली का मल्टीप्लायर हमेशा डेली से ज्यादा होगा। बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा आपने। अब पेज 11 पर बात करते हैं वेट वेदर फ्लो यानी WFF की। ये तो बारिश के मौसम वाला फ्लो हुआ ना? हाँ, ये बारिश के मौसम में बहने वाला सैनिटरी सीवेज और स्टॉर्म वाटर का मिक्सचर है। एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट ये है कि ड्राई वेदर फ्लो और वेट वेदर फ्लो का जो अनुपात होता है वो 1200 से 1225 के बीच होता है। मतलब बारिश के दिनों में फ्लो 20 से 25 गुना तक बढ़ सकता है। बिल्कुल। और इतनी बड़ी मात्रा में पानी को हैंडल करने के लिए कैपेसिटी कंस्ट्रेंट का एक सख्त नियम है। वो नियम क्या है? नियम ये कहता है कि मैक्सिमम फ्लो के समय भी सीवर पाइप केवल 2/3 लिक्विड से भरा होना चाहिए। ऊपरी 1/3 हिस्सा हमेशा खाली रहना चाहिए। एक इंजीनियर के तौर पे हमारा दिमाग हर चीज को 100% ऑप्टिमाइज करने को कहता है। तो अगर हम पाइप को 100% लिक्विड से भर दें तो क्या नुकसान है? अरे, बहुत बड़ा नुकसान है। जो ऊपरी 1/3 हिस्सा हम खाली छोड़ते हैं वो गैस कलेक्शन और वेंटिलेशन के लिए होता है। अच्छा, वो H2S और मीथेन गैस के लिए? बिल्कुल। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, सीवेज के डीकंपोजिशन से खतरनाक गैसें बनती हैं। अगर पाइप 100% भरा होगा तो उन गैसों को फैलने और बाहर निकलने की जगह ही नहीं मिलेगी।
तो प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। हाँ, अंदर का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि गैस के दबाव से पाइप जमीन के नीचे ही बॉम्ब की तरह फट सकते हैं। ये पूरा सीवरेज नेटवर्क कोलैप्स कर सकता है। बाप रे, मतलब वो 1/3 खाली जगह कोई वेस्टेज नहीं है, बल्कि पूरे शहर को बचाने वाला सेफ्टी वाल्व है। एकदम सही। अब यहाँ से एक नया चैलेंज शुरू होता है पेज 12 पर। अगर पाइप को 100% नहीं भरना है तो पानी का लेवल कम रहेगा, और अगर पानी का लेवल कम है तो भारी सॉलिड वेस्ट नीचे बैठ सकता है और पाइप ब्लॉक हो सकता है। हाँ, ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। इस ब्लॉकेज को रोकने के लिए हमें फ्लो वेलोसिटी का विज्ञान समझना होगा। यहाँ एंट्री होती है सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी की। बिल्कुल, सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी वो न्यूनतम गति है जिस पर पाइप के बेस पर ना तो गाद जमे, जिसे सिल्टिंग कहते हैं, और ना ही पाइप घिसे, जिसे स्काउरिंग कहते हैं। मतलब एक परफेक्ट बैलेंस। हाँ, अगर पानी इस स्पीड से बहेगा तो वो अपने साथ सारे सॉलिड वेस्ट को बहा ले जाएगा। बेसलाइन वेलोसिटी की बात करें तो सेपरेट सिस्टम के लिए ये 0.6 से 0.9 मीटर पर सेकंड होती है। कंबाइंड सिस्टम के लिए ये 0.75 मीटर पर सेकंड फिक्स है। और एग्जाम्स के लिए जो जनरल रूल है, जनरल रूल ये है कि सभी सेवर्स के लिए सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी 1 से 1.2 मीटर पर सेकंड मानी जाती है। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निकल नोट दिया है। ये वेलोसिटी सीवर के डायमीटर पर निर्भर नहीं करती है। सही कहा। वेलोसिटी दरअसल पानी में मौजूद पार्टिकल्स की साइज, शेप और डेंसिटी पर निर्भर करती है। पेज 13 पर सस्पेंडेड मटेरियल के आधार पर इसे कैटेगराइज किया गया है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स बताइए। अगर पानी में भारी एंगुलर स्टोन्स हैं तो उन्हें बहाने के लिए मैक्सिमम 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी चाहिए। और छोटे पार्टिकल्स के लिए? जैसे जैसे पार्टिकल्स छोटे होते हैं वेलोसिटी कम होती जाती है। फाइन ग्रेवल्स के लिए 30, कोर्स सैंड के लिए 20, फाइन सैंड या क्ले के लिए 15 और सबसे छोटे फाइन क्ले या सिल्ट के लिए मिनिमम 7.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड चाहिए होती है। लेकिन रुको, पेज 14 पर यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अभी आपने कहा कि सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी डायमीटर पर निर्भर नहीं करती। हाँ, थ्योरी में तो यही है, लेकिन इंजीनियरिंग मैनुअल्स में एक पूरी टेबल दी गई है जो सीओ पाइप डायमीटर के हिसाब से मिनिमम वेलोसिटी तय करती है। 15 से 25 सेंटीमीटर डायमीटर वाले छोटे पाइप्स के लिए 1.0 मीटर पर सेकंड की स्पीड चाहिए। ठीक है। 30 से 60 सेंटीमीटर के लिए 0.75 चाहिए और 60 सेंटीमीटर से बड़े पाइप के लिए सिर्फ 0.60 मीटर पर सेकंड की स्पीड काफी है। क्या ये एक सीधा कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है? ऐसा क्यों? ये सवाल हर अच्छे इंजीनियर के दिमाग में आता है। देखिए, कॉन्सेप्ट के स्तर पर यह 100% सच है कि सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज पर निर्भर करती है, डायमीटर पर नहीं। तो फिर ये टेबल क्यों? क्योंकि जब हम जमीन पर प्रैक्टिकल इंस्टॉलेशन करते हैं तो हमें हाइड्रोलिक डेप्थ का ध्यान रखना पड़ता है। पाइप में पानी की गहराई इतनी होनी चाहिए कि वो पार्टिकल्स को डुबोकर बहा सके। अच्छा। बड़े पाइप में कम वेलोसिटी पर भी पानी की पर्याप्त गहराई मिल जाती है, लेकिन छोटे पाइप में अगर वेलोसिटी कम रखेंगे तो पानी की गहराई इतनी कम हो जाएगी कि सॉलिड वेस्ट वहीं अटक जाएगा। ओ, अब समझ आया। इसलिए छोटे पाइप्स में डेप्थ बनाने के लिए वेलोसिटी ज्यादा रखनी पड़ती है। अब बात एकदम क्लियर हो गई, कॉन्सेप्ट वर्सेस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। और हाँ, नोट्स में इन्वर्टेड साइफन के लिए भी 0.9 मीटर पर सेकंड की फिक्स्ड वेलोसिटी दी गई है, इसे याद रखिएगा। अब आते हैं पेज 15 पर, सिक्के के दूसरे पहलू पर मैक्सिमम या नॉन स्काउरिंग वेलोसिटी। हाँ, पानी को सेल्फ क्लींजिंग स्पीड से तो बहना चाहिए, लेकिन उसे इतना भी तेज नहीं बहना चाहिए कि वो पाइप को ही फाड़ दे। वो कैसे होगा? जब पानी बहुत तेज बहता है तो उसमें मौजूद रेत और पत्थर लिक्विड सैंडपेपर यानी रेगमाल की तरह काम करते हैं और पाइप की अंदरूनी दीवार को घिसने लगते हैं। इसे स्काउरिंग कहते हैं। और इसे रोकने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड लिमिट तय की गई है, जिसके अनुसार Vmax 2.4 से 3 मीटर पर सेकंड के बीच होनी चाहिए। लेकिन पेज 16 के हिसाब से ये लिमिट इस बात पर पूरी तरह निर्भर करती है कि सीवर किस मटेरियल से बना है। बिल्कुल, रॉ सॉइल सीवर यानी कच्ची मिट्टी के नाले बहुत कमजोर होते हैं, इसलिए वहां आप सिर्फ 0.60 से 1.20 मीटर पर सेकंड तक की वेलोसिटी दे सकते हैं। और अगर पक्के पाइप हों तो? ब्रिक सीवर में ये 1.20 से 2.40 होती है।
कंक्रीट सीवर में 2.4 से 3.0 तक लिमिट जाती है और शेल सीवर में तो AE और JE 3.0 से 4.50 PDF को टेलीग्राम से और डाउनलोड करें, सबसे टॉप इन पर आता कॉन्सेप्ट्स है को विजुअलाइज कास्ट करें आयरन और अच्छे से सीवर, रिवाइज करें। जिसकी मैक्सिमम Comment your परमिसिबल review and share with your वेलोसिटी engineer 4.5 friends. से जय 5 हिंद। मीटर पर सेकंड होती है। इसे याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है। कास्ट आयरन सबसे मजबूत मटेरियल है। ये तेज बहते पत्थरों की रगड़ को बिना घिसे झेल सकता है, इसलिए इसकी वेलोसिटी लिमिट सबसे ज्यादा है। बेहतरीन लॉजिक है। अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर पहुंच गए हैं, पेज 17, सीवर की साइजिंग। मिनिमम साइज ऑफ सीवर की बात करें तो में डिजाइन कर रहे हैं जहां ढलान पहले से बहुत तेज होती है, वहां ये लिमिट 100 mm होती है। और इसी के साथ आता है पूरे डिजाइन का गोल्डन रूल। इसे अपने दिमाग में छाप लीजिए, क्योंकि ये आपके इंटरव्यूज में भी पूछा जाएगा। मैक्सिमम फ्लो से सीवर पाइप का डायामीटर तय होता है और मिनिमम फ्लो से पाइप का ग्रेडियंट यानी ढलान तय होता है। ये रूल पूरी सीवर डिजाइनिंग का आधार है। मैक्सिमम फ्लो में पाइप ओवरफ्लो ना हो, इसलिए डायमीटर बड़ा रखते हैं, और मिनिमम फ्लो में सॉलिड वेस्ट ना फंसे, इसके लिए सही ढलान देते हैं। तो आप जब हमने सारे कॉन्सेप्ट्स और उसके पीछे का क्यों समझ लिया है, तो पेज 18 से शुरू करते हैं एक छोटा सा रैपिड फायर टेस्ट। इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स पक्के हो जाएंगे। बिल्कुल, शुरू करते हैं। मैं सवाल पूछूंगी, आप दिमाग में जवाब सोचिएगा। MCQ 1, सलेज और सैनिटरी सीवेज में क्या अंतर है? ऑप्शंस है, क्या ये इंडस्ट्रियल वेस्ट है, क्या ये एसिडिटी पर आधारित है, या इसमें सॉलिड वेस्ट का फर्क है? अगर आप इंडस्ट्रियल वेस्ट सोच रहे हैं तो आप एग्जामिनर के जाल में फंस गए। सही उत्तर है सलेज। कम आक्रामक लिक्विड वेस्ट है जिसमें मानव मल यानी ह्यूमन एक्सक्रीटा नहीं होता, जबकि सैनिटरी सीवेज में वाटर क्लोजेट्स और टॉयलेट वेस्ट शामिल होते हैं। शानदार। अब पेज 19 पर MCQ 2, कंबाइंड सीवरेज सिस्टम की डिजाइन कैपेसिटी का सही फॉर्मूला क्या है? ऑप्शंस में रेनफॉल प्लस 2x DWF और रेनफॉल प्लस 3 to 6x DWF दिया है। अभी हमने स्पाइक वाले कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था कि सेपरेट सिस्टम छोटे होते हैं, इसलिए उन्हें 3 से 6 गुना बड़ा मल्टीप्लायर चाहिए होता है। तो कंबाइंड के लिए क्या होगा? इसलिए कंबाइंड सिस्टम के लिए सही उत्तर है रेनफॉल प्लस 2 times ऑफ ड्राई वेदर फ्लो। परफेक्ट। और पेज 20 पर हमारा आखिरी सवाल MCQ 3, डिजाइन कंस्ट्रेंट के बारे में सही कथन कौन सा है? क्या सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी डायमीटर पर निर्भर करती है? हमने अभी पढ़ा, थ्योरी में तो नहीं करती। क्या मैक्सिमम कैपेसिटी के लिए पाइप 100% भरा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, वरना गैस से पाइप फट जाएगा। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर वही गोल्डन रूल है। मैक्सिमम फ्लो डायमीटर तय करता है और मिनिमम फ्लो ग्रेडियंट तय करता है। इन 3 सवालों ने आज के पूरे सेशन के सबसे ट्रिकी पार्ट्स को कवर कर लिया है। तो दोस्तों, आज हमने सीवरेज डिजाइन के सिर्फ फॉर्मूले नहीं रटे, बल्कि उनके पीछे का विज्ञान समझा। चाहे वो पाइप को गैस के लिए 1/3 खाली छोड़ना हो, 0.1% टॉक्सिक सॉलिड वेस्ट को हैंडल करना हो, या फिर एक सटीक वेलोसिटी मेंटेन करना हो, ये सब सिर्फ एक MCQ टिक करने या परीक्षा पास करने के लिए नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये असल में भविष्य के उन स्मार्ट शहरों की नसें डिजाइन करने का ब्लूप्रिंट है, जो आने वाली पीढ़ियों को जलभराव और महामारियों से बचाएंगे। आपकी असली इंजीनियरिंग किसी PDF या ड्राइंग बोर्ड पर नहीं, बल्कि जमीन पर एक सुरक्षित समाज बनाने में है। कमेंट योर रिव्यू एंड शेयर विद योर इंजीनियर फ्रेंड्स। जय हिंद।